नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक मैं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन, ब्रेकिंग बुलेटिन। शुरुआत करते हैं पहली ब्रेकिंग बुलेटिन की इस खबर से। वाराणसी में आज बड़ी बैठक। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और खास रहेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। इनके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और जिस तरह से बैठक हो रही है, आपको ये बता दें कि सीएम योगी खासतौर से इस बैठक का हिस्सा होंगे और छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खासतौर से उत्तराखंड से इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में देखिए तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य क्षेत्रीय विषयों से जुड़ी ये बैठक बेहद खास, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक होगी और विस्तार से चर्चा की जाएगी राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर, अंतर्राज्यीय मुद्दों को लेकर कि आखिर किस तरह से तमाम राज्यों के बीच तालमेल स्थापित हो ताकि विकास परियोजनाएं आगे बढ़ सके। अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली ये बैठक कई विषयों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास मानी जा रही है। और इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली ब्रेकिंग बुलेटिन की खबर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके साथ ही हरियाणा, यूपी के सीएम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण भी किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने पौधा भी लगाया, पौधारोपण भी किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद पौधारोपण किया। वहीं यूपी के सीएम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। एक ऐसे महान नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में और वहाँ पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए और जो ही वो प्रवेश किया, वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमिट प्रथा समाप्त हुई। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया,
आज वहाँ पर एक संविधान है, एक प्रधान है। जब आज़ादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। ब्रेकिंग बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंधु लगातार सफल साबित हो रहा है और दिल्ली में ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और विमान पहुंचा है। ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर यह विमान पहुंचा। आपको बता दें कि दिल्ली में राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने इन्हें रिसीव किया है और अभी तक कुल 1713 भारतीय नागरिक वतन वापसी कर चुके हैं। राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने बताया है कि ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंच गया है। इस विमान में 285 भारतीय नागरिक सवार थे जो मुख्य रूप से 10 अलग अलग राज्यों से थे। बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से ये लोग थे। ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या अभी तक 1713 हो गई है और अगले 2 से 3 दिन में ईरान से 2-3 और उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इसी तरह ईरान और इजराइल में रहने वाले अपने सभी भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय दूतावास संपर्क बनाए हुए हैं। भारतीयों की वापसी के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, बमबारी की स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। तमाम भारतीय अपने वतन वापसी कर रहे हैं और वतन वापसी का इंतजार कर रहे लोगों से भी लगातार आपको बता दें कि दूतावास संपर्क में है। 1-2 दिन में कुछ और विमान भी भारत की जमीन पर लैंड करने वाले हैं। Initial evacuation flight has arrived New Delhi airport tonight at 11 p.m. Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states: Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. So I'm very glad to say that from Israel also 62 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two those Indian nationals will also be brought safely to India. ब्रेकिंग बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सीटों के उपचुनाव के नतीजों का आज महत्वपूर्ण दिन है और आपको बता दें कि गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज हासिल की है और गुजरात की बिसावत सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है।
इधर लुधियाना वेस्ट की सीट की बात कर ले तो काउंटिंग जारी है और आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। केरल की बात कर लें तो यहाँ पर नीलांबर सीट्स पर कांग्रेस की जीत है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो कालीगंज सीट है और यहाँ पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। वोटिंग के बाद देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हो रहा है मतगणना और मतगणना की ये स्थिति आपको बता दें कि कई लेयर की सुरक्षा के बीच में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। तमाम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। रुझान के कुछ सीटों पर तस्वीर स्पष्ट हो गई है। 5 सीटों के लिए उपचुनाव था, 4 राज्यों में 5 सीटों के लिए ये उपचुनाव था, जिसके लिए देखिए आज मतगणना का दिन है। मतगणना सुबह से चल रही है और कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और निगरानी के तहत यहाँ पर मतगणना जारी है। इधर आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी ने बढ़त बनाई है। ब्रेकिंग बुलेटिन की 5वीं बड़ी खबर है यूपी से। यहां पर बागी विधायकों पर एक्शन हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया है। ये कौन कौन से बागी हैं वो आपको बता दें। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह निष्कासित कर दिए गए हैं। मनोज कुमार पांडे को निष्कासित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त रहे हैं और इसीलिए इन पर यह कार्रवाई की गई है। तो सपा की तरफ से देखिए कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर भी बाकायदा इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है, जानकारी दी है, कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये विधायक संलिप्त पाए गए थे, इसीलिए इन पर कार्रवाई की गई है। कुल 3 विधायक हैं जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब आगे की राह इन विधायकों की क्या रहेगी ये देखना होगा। क्या ये बीजेपी में जा रहे हैं? तमाम तरह के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाति लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। ये तीनों भाजपा में क्या शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। ब्रेकिंग बुलेटिन की छठी खबर है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई। कोर्ट में पेश किया गया है ज्योति को। यूट्यूबर ज्योति को आज कोर्ट में पेश किए जाने का महत्वपूर्ण दिन रहा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थी और इस न्यायिक हिरासत में उनसे क्या पूछताछ हुई है ये महत्वपूर्ण है। अब न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी और इस दौरान कई खुलासे होने के आसार बन रहे हैं क्योंकि न्यायिक हिरासत में ज्योति से लगातार पूछताछ हुई है। और ज्योति मल्होत्रा को जब पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से लेकर अब तक कई खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर होते रहे हैं। मसलन वो कौन से खुलासे हैं? एक तो ये कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रही है जो न केवल वहां पर सरकारी मुलाजिम हैं बल्कि उनका ताल्लुक रहा है उन जांच एजेंसियों से जो भारत में जासूसी को लेकर पहले भी इसमें संलिप्त रही है। ब्रेकिंग बुलेटिन की 7वीं बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस पर बीजेपी ने तंज कसा है। हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर चुटकी ली है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बयान दिया है हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेस पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस में अलग अलग गुट बन गए हैं। कांग्रेस निरंतर बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है। इधर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी बयान दिया है कांग्रेस को लेकर, कहा कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए हैं, विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस नेतृत्वहीन है। हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट है। कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई और है रणदीप जी का है। वो आपस में उनकी कोई समानता नहीं है, इसलिए कांग्रेस बिखराव की तरफ है। कांग्रेस निरंतर दिनों दिन और गर्त में जा रही है। आपने देखा होगा कि वो अपना प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बना सके, जो बहुत ज़रूरी था। जहाँ सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है, विपक्ष की भी एक बड़ी भारी जिम्मेवारी है लोगों की आवाज़ उठाना, परंतु वो अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। और जहाँ तक जिला के अध्यक्षों को बनाने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के प्रतिपक्ष के नेता आए,
पहली बात तो उनके लिए ये बहुत छोटी बात थी, और फिर किसी के साथ चले गए, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, किसी के कौवे पे हाथ रख दिया, किसी के कंधे पे रख दिया, किसी के साथ बैठ के गाड़ी में चले गए। मैं समझता हूँ इससे और पार्टीबाजी बढ़ेगी। और आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब की बार कितना कांग्रेस पार्टी के लिए गोल्डन चांस था कि हरियाणा में हवा तो कांग्रेस की थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ब्रेकिंग बुलेटिन की 8वीं बड़ी खबर एक हैरान करने वाली खबर है, जहां पर कर्ज ने एक शख्स की जान ले ली है। पलवल की खबर, जहां पर डकोरा गांव में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड उसने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर किया है और कर्जदाता की कथित प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड किया, ये परिवार का आरोप है। दरअसल इस शख्स ने गांव के प्रदीप से 40,000 रुपए उधार लिए थे। मृतक के भाई ने शिकायत की है, केस दर्ज करवाया है। प्रदीप पर कई धाराओं के तहत FIR भी दर्ज की गई है। पलवल के डकोरा गांव में एक व्यक्ति ने कर्जदाता की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मृतक हर प्रसाद ने गांव के ही प्रदीप से 40,000 रुपए उधार लिए, जिसके बाद वो लगातार गाली और धमकियां दे रहा था, पैसे वापस मांग रहा था और मुंडकटी थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया है। परिवार का आरोप है कि उसे पैसे वापस करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, गालियां दी जाती थी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, यहां तक कि उसे 3 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसीलिए मृतक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। इसने किसी से 40,000 रुपये लिए थे। उसने 40,000 रुपये का एग्रीमेंट करा था 11 महीने का। वो टाइम से ही पहले उसे तंग करने लगा। 20 तारीख को शाम को वो घर पे आया था, तो उसको मैं मिला था। मैंने उससे बोला, भैया तेरा ब्याज भत्ता 3 तारीख को पहुंचा दूंगा। फिर इसने 21 तारीख को सुबह के टाइम समथिंग 6-7 बजे के बीच में वो घर पे आया था। उसे गाली गलौज दी जाति के पक्ष में, उल्टा सीधा बोला, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे साले 3 दिन के बाद ख़त्म कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ये उसने बोला था। इसी वजह से, डर के भय की वजह से उसने अपनी आत्महत्या की है। किसी भाई से लेन देन कर रखा था पैसे के मामले में। उसने घर आके कंटिन्यू आ रहा था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिससे मारने की, जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचित बोला, चमार ढेड़ा कंटिन्यू आता था, गाली गलौज। उसके दबाव के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। किससे पैसे लिए थे, कितने पैसों का लेन देन था? प्रदीप शनोप राजेंद्र डकोरा का ही रहने वाला है। 40,000 रुपये का लेन देन था और उसने हम तक भी नहीं बताया। वो जब आया था मैंने उसको पूछा था कितना लेन देन है, उसने मेरे को भी नहीं बताया। पता चला कितने % ब्याज पे पैसे दिए? परसेंटेज की तो मुझे नहीं पता, बट उसने जो पैसे लिए थे वो 11 महीने के एग्रीमेंट में थे, जिसके सिक्योरिटी तौर पे 40,000 रुपये जो लिए थे, 80,000 रुपये का उसने चेक ले रखा है। जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसी के पास में है। मेरे छोटे भाई के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। जो हम, अगर पुलिस प्रशासन अगर हमको कोर्ट जारी करे, अगर किसी चीज़ के बारे में पूछे तो हम क्या प्रूफ करेंगे उसी? डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास में है, जिसे पैसे लिए थे। प्रदीप शनोप राजेंद्र डकोरा का रहने वाला है। ब्रेकिंग बुलेटिन की 9वीं खबर, लुटेरी दुल्हन से सावधान हो जाइए। दरअसल रेवाड़ी की घटना है। लुटेरी दुल्हन को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शादी के बहाने जेवर और नकदी लेकर ये फरार हुआ करती थी। यूपी की लुटेरी दुल्हन और उसका साथी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। महिला अभी तक 2 शादियां कर चुकी हैं। दोनों शादियां झूठी थी। उसने कहा था कि उसकी कभी शादी हुई नहीं है और शादी कर ली। 4 बच्चों की मां है लुटेरी दुल्हन और शादी के दौरान भाई बनकर कन्यादान करने वाला शख्स उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों मिलकर ऐसा टारगेट ढूंढते थे, ऐसा शख्स ढूंढते थे जिसकी शादी नहीं हो रही होती थी, जो दुल्हन की तलाश कर रहा होता था। फिर शादी के झांसे में लेते थे, शादी होती थी और अगले ही दिन दुल्हन वहां से सारा सामान लेकर फरार हो जाती थी, खास कर गहने और नकदी। 2 शादियां ऐसी कर चुके थे, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर, पुलिसकर्मी हादसे का शिकार हो गए हैं और घटना है ये मथुरा नोह झील में। यहां पर यमुना एक्सप्रेस है जहां पर हादसा हुआ है। डिवाइडर पर टकरा कर कार पलट गई है। हादसे में 4 पुलिसकर्मी गंभीर तौर से घायल हैं।
सभी छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। आगरा और मथुरा के रहने वाले हैं सभी और बुढ़ाना क्षेत्र में इनकी तैनाती थी। पुलिसकर्मी हादसे का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, वायरल हो रहा है कि किस तरह से आखिर यह हादसा हुआ है। इधर आपको ये बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं हादसे की बाद की, उसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी के पड़खच्चे उड़ गए हैं, गाड़ी पूरी तरह से पलटी हुई है, गाड़ी टूटी हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितना भयंकर रहा होगा। घायलों को लेकर आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। छुट्टी लेकर घर जा रहे थे, काफी खुश थे, इन्हें नहीं मालूम था कितने बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे। ब्रेकिंग बुलेटिन की 11वीं खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में देहरादून से खबर आई है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक, नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 25 जून से नामांकन होने शुरू थे और 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था, 2 चरणों में मतदान होना था। लेकिन आरक्षण को लेकर देखिए विपक्ष भी मुद्दा उठा चुका था कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इससे पहले लगातार जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही थी, इधर मानसून का आगमन हो रहा था, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि चुनाव टल सकते हैं। इसी बीच कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि अभी आरक्षण पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है। ब्रेकिंग बुलेटिन की 12वीं खबर, बरसात से आफत। जी हां, चमोली की बात कर लेते हैं। यहां पर लगातार बरसात आफत बन गई है। पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और पहाड़ियों पर देखा जाता है कि जब भी बरसात आती है अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आती है। सबसे ज्यादा समस्याएं उन इलाकों में जो लैंडस्लाइड एक्टिव जोन है, जहां पर इससे पहले भी लैंडस्लाइड होता रहा है। जरा सी बरसात में लैंडस्लाइड हो जाता है। बरसात से नेशनल हाईवे पर मलबा आन गिरा है। भनेर पानी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद पड़ गया है। प्रशासन मार्ग बहाली के कामों में जुटा है। अभी तक देखा गया है कि जब भी इस तरह से रास्ते पर मलबा आता है तुरंत मशीनरी का इस्तेमाल कर मलबा हटाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से बरसात हो रही है, रुक रुक कर बरसात हो रही है, पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। पहाड़ों में जीवन यूं भी आसान नहीं होता, लेकिन जब बरसात आती है तो भूस्खलन एक ऐसी समस्या अपने साथ ले आती है कि कई ऐसे रास्ते हैं जो बाधित हो जाते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन की 13वीं बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल का मजाक क्यों उड़ाया गया है। जी हां, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने हिमाचल का मजाक उड़ाया है। यूपी, बिहार और नेपाली के साथ रील बनाई। हिमाचल की गरीबी को लेकर हंस रहा है इन्फ्लुएंसर और भुट्टे बेच रहे व्यक्ति को पकड़ा रहा था 10 रुपए। एक नेपाली मजदूर के साथ भी रील बनाई है। रील वायरल होने के बाद लोगों में रोष है, गुस्सा है कि आखिर ये मजाक करने का किस तरह का तरीका है। और आजकल ये देखा जाता है कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर किसी भी हद तक व्यूज पाने के लिए जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये इन्फ्लुएंसर तो वैसे भी अपनी हरकतों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लानत मलानत झेल चुका है। और अब जिस तरह का इसका वीडियो सामने आया है, अभी भी लोग इसको लेकर काफी रोष जता रहे हैं। चाचा, मेरे दोस्त, मैं हिमाचल में आया था। मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत गरीबी है यार, बहुत गरीब लोग हैं। चाचा देखो रोड पे भुट्टा बेच चाचा, चाचा मेरे दोस्त, हिमाचल के लोगों को सपोर्ट करो चाचा। मेरे दोस्त, हिमाचल के लोगों, चाचा बहुत, चाचा की अब याददाश्त जा चुकी है। मेरे दोस्तों, चाचा को कुछ याद नहीं है यार। चाचा ले लो यार। केम छो पहाड़ी मेरे दोस्तों, पहाड़ी लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। मेरे दोस्तों, बहुत गरीबी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा गरीबी है यहाँ पे यार। इनको सपोर्ट करो चाचा। चाचा